नमस्कार। कहानियों की चादर में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी उस समय की है जब मैं एक सरकारी सर्वे के सिलसिले में एक दूर दराज गांव में पहुंची थी। मेरा काम था गांव के पानी के संसाधनों का हिसाब किताब रखना। कुछ खास नहीं, बस कागजी काम ही थे। लेकिन इतनी रात को यहाँ पहुंचना मेरी योजना में नहीं था। रात के 11:45 हो चुके थे। आसमान में चांद का कोई नामो निशान नहीं था और ठंडी हवा मेरे दुपट्टे को उड़ाते हुए मेरे चेहरे से टकरा रही थी। शहर से आने वाली बस रास्ते में 2 बार खराब हो गई थी और जब तक मैंने ऑटो पकड़ा तब तक रात इतनी गहरी हो चुकी थी कि पूरा गांव जैसे सो गया हो लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। सिर्फ दूर दूर कुछ झोपड़ियों से मिट्टी के तेल के लैंप की मध्यम मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। झिंगुरों की आवाज़ हवा में तैर रही थी और कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। मैं ऑटो से उतरी तो ड्राइवर ने मुझे उस अंधेरे रास्ते की तरफ जाते हुए देखा। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने धीमे से कहा, बीबी जी, उधर मत जाइए। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। मैंने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की और अपने डर को छुपाते हुए कहा, अरे भैया, बस एक रात की ही बात है। सुबह तो सरकारी क्वार्टर में मैं चली ही जाऊंगी और यहाँ कोई आसपास होटल भी तो नहीं है ना। वो शायद कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन फिर सिर झटक कर बोला, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, और ऑटो स्टार्ट करके धूल उड़ाता हुआ चला गया। उसकी लाल टेल लाइट्स अंधेरे में गायब हो गई और मैं अकेली रह गई। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला और उस कच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने लगी। मेरे फ़ोन का फ्लैशलाइट मुश्किल से कुछ फीट तक रोशनी दे रहा था, जिसमें कांटेदार झाड़ियाँ और गड्ढे दिख रहे थे। हवा में गीली मिट्टी और सड़न की गंध थी, जैसे ज़मीन खुद सड़ रही हो। कुछ ही मिनट चलने के बाद मुझे दूर एक पुरानी इमारत दिखी। पास पहुंचते ही मैंने एक टूटी फूटी तख्ती देखी जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल। बाहर जंग लगा गेट था। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी और खिड़कियां टूटी पड़ी थी। पूरा माहौल किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा था। लेकिन मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं था, तो मैंने हिम्मत जुटाई और उस गेट को ज़ोर से धक्का दिया। गेट के खुलने की चर चर की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी बासी हवा ने मुझे घेर लिया। हवा में पुराने कागज़ों और किसी धातु जैसी गंध थी, शायद खून की। मेरे सैंडल की आवाज़ टूटी टाइल्स पर गूंज रही थी। गलियारे के आखिरी छोर पर एक पीली सी रोशनी जल रही थी, जो हल्के हल्के हिल रही थी। उसकी छाया दीवारों पर नाच रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। वहाँ एक पुराना सा डेस्क पड़ा था। उस पर एक आदमी बैठा था और वो शायद वार्डन था। उसकी उम्र 60 के आसपास होगी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। आंखें लाल और कपड़ों से तेज शराब की गंध आ रही थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने मुझसे पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ कैसे? उसकी आवाज़ काफ़ी भारी और खुरदुरी लग रही थी। मैंने तुरंत कहा, मैं सरकारी दफ्तर से हूँ और अभी सर्वे के लिए आई हूँ। बस आज रात रुकना है, सुबह अपने क्वार्टर में चली जाऊंगी। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा। फिर अचानक उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसने धीमे से कहा, कमरा नंबर 9 खाली है, काफ़ी अच्छा कमरा है, जाओ वहीं रुक जाओ, आराम से रात कट जाएगी। उसने अपनी जेब से एक जंग लगी चाबी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई, लेकिन उसकी उंगलियां मेरे हाथों को हल्का सा छू गई और मुझे कुछ अजीब सा झटका लगा। मैंने उसे शुक्रिया कहकर चाबी लेकर जल्दी से गलियारे की तरफ बढ़ गई। गलियारा लंबा और अंधेरा था। दोनों तरफ के दरवाजे या तो ताले लगे थे या लकड़ी से बंद किए गए थे। छत पर मकड़ियाँ अपने जाल बुन रही थीं, जो हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे।
हर कदम पर मेरे सैंडल की आवाज़ गूंज रही थी और मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। कमरा नंबर 9 गलियारे के आखिरी छोर पर था। दरवाजे पर पेंट उखड़ा हुआ था और 9 का नंबर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच कर लिखा हो। मैंने चाबी डाली, ताला खोला और दरवाज़ा खुलते ही एक भारी सीलन भरी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। गंध इतनी तेज थी कि मेरी सांसें रुक गई। फफूंद, सड़न और कुछ जैसे सड़े हुए फल की गंध होती है, बिल्कुल वैसी ही गंध आ रही थी। कमरे में एक पुराना पलंग पड़ा था जिसका गद्दा बीच में से धंस गया था। उस पर धूल की मोटी परत थी और कुछ भूरे भूरे लाल धब्बे दिख रहे थे, जैसे लग रहा था किसी का पुराना खून हो। एक टूटी खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी जो मेरे दुपट्टे को उड़ा रही थी। छत से लटकता एक बल्ब हर कुछ सेकंड में टिमटिमा रहा था और उसकी रोशनी में दीवारों पर अजीब सी छायाएं बन रही थी। मैंने बैग पलंग पर रखा और किसी तरह मैं लेट गई, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मैंने फ़ोन निकाला लेकिन सिग्नल नहीं था और बैटरी भी बस 10% ही बची थी। मैंने सोचा कि बस सुबह होने तक मैं किसी तरह यहाँ टिक जाऊँ, लेकिन तभी बगल वाले कमरे से एक आवाज़ आई। पहले तो लगा शायद हवा से खिड़कियाँ हिल रही हैं, लेकिन फिर साफ सुनाई दिया तो ऐसा लगा जैसे कोई सिसक रहा हो। किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ धीमी थी लेकिन इतनी साफ थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। माथे पर पसीना जम गया। मैंने धीमे से पुकारा, कोई है क्या वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वो आवाज़ें बार बार आ रही थी, कभी रोने की आवाज़, कभी फुसफुसाहट, तो कभी खरोचने की आवाज़। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद मैं थकान की वजह से भ्रम सुन रही हूँ, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर वही आवाज़, इस बार काफ़ी साफ थी और साथ में खरोचने की भी आवाज़, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि मुझे लगा मेरी सांसें मुझे सुनाई दे रही हूँ। मैंने दुपट्टा कसकर पकड़ा और बत्ती जलाए रखी, लेकिन वो टिमटिमाता बल्ब हर बार अंधेरा होने पर मेरे डर को और बढ़ा रहा था। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम थी। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने दरवाज़ा चेक किया तो वो बंद था, लेकिन ताला इतना पुराना था कि मुझे यकीन ही नहीं था कि वो सचमुच सुरक्षित है। मैंने अपने बैग को तकिए की तरह इस्तेमाल किया और बिस्तर पर सिकुड़ गई, लेकिन वो आवाज़ें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मुझे लग रहा था कि वो आवाज़ें कमरा नंबर 10 से आ रही हैं, जो मेरे कमरे से बिल्कुल सटा हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला और गलियारे में झांका। अंधेरा इतना था कि फ्लैशलाइट के बावजूद कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने कमरा नंबर 10 का दरवाज़ा देखा तो वहाँ ताला लगा था, लेकिन ताले पर धूल नहीं थी, जैसे हाल ही में किसी ने उसे छुआ हो। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, क्या कर रही हो? मैं पलटी तो वार्डन वहाँ खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आवाज़ें सुनाई दी। वो मेरे करीब आया। उसकी शराब की गंध और तेज़ हो गई। यहाँ कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मुझे लगा वो कुछ छुपा रहा है। उससे मुझे बोला, तुम्हें आराम करना चाहिए। कमरा नंबर 9 काफ़ी अच्छा है, यहीं रहो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हट गई। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, जैसे उसे मेरे डर में मज़ा आ रहा हो। मैंने कहा, जी ठीक है, और जल्दी से मैं अपने कमरे में वापस चली गई। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी लगाकर उसे जाम कर दिया, लेकिन वो आवाज़ें रुकी नहीं। अब वो और साफ थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब हो। मैंने अपने आप को बिस्तर पर सिकोड़ लिया, दुपट्टा चेहरे पर खींच लिया और सुबह होने की दुआ मांगने लगी। रात के 2 बज चुके थे। आवाज़ें अब और भी तेज़ हो रही थी।
कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई दरवाजे पर खरोच रहा हो, और कभी ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कमरे की दीवार की दूसरी तरफ सिसक रहा हो। मैंने सोचा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं शायद पागल हो जाऊंगी। मैंने हिम्मत जुटाई और चुपके से कमरे से बाहर निकली। गलियारा अब और ठंडा और डरावना लग रहा था। मैंने वार्डन के ऑफिस की तरफ देखा तो वो खाली था और डेस्क पर चाबियों का एक गुच्छा पड़ा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने वो गुच्छा उठा लिया। मैं कमरा नंबर 10 की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ताला खोलते वक्त मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी गिरते गिरते बची। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ठंडी सड़ी हुई हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मेरे फ्लैश लाइट की रोशनी में जो नज़ारा मुझे दिखा, उसे देखकर मेरी सांसें ही थम गई। कमरे में हड्डियों के ढेर बिखरे हुए थे। लड़कियों की हड्डियाँ, पुराने कपड़ों के टुकड़े, टूटी चूड़ियाँ और दीवारों पर गहरी खरोंचे, जैसे किसी ने आखिरी दम तक बाहर निकलने की कोशिश की हो। एक कोने में कुछ खोपड़ियाँ रखी थी, जिनके खाली गड्ढे मेरी तरफ देख रहे थे। फर्श पर कुछ पुराने पत्र और तस्वीरें बिखरी थीं, लड़कियों की तस्वीरें, जिनके चेहरों पर डर और दर्द साफ दिख रहा था। मैं चीखने ही वाली थी, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। तभी मैं थोड़ा पीछे हटी और मेरे पीछे एक छाया हिली। मैंने पलटकर देखा तो वहाँ वार्डन खड़ा था। उसकी आंखों में एक डरावना पागलपन था। उसने कहा, मैंने कहा था ना, यहीं रहो, और अब तू भी यहीं की हो गई। उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। उसकी मुस्कान में एक भूख थी, जैसे वो मुझे भी इसी कमरे में बंद करना चाहता हो। मैंने उसकी बातें अनसुनी की और चिल्लाते हुए उससे बचकर भागी। मैं गलियारे से होती हुई बाहर की तरफ दौड़ी। मेरे सैंडल फर्श पर फिसल रहे थे। वो मेरे पीछे था। उसकी भारी सांसें और कदमों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी। उसने मुझे ऐसे बुलाया जैसे वो मुझे लुभाना चाहता हो। रुक जा बेटी, रुक जा। लेकिन मैं नहीं रुकी। मैंने गेट लांघा और गांव के बाहर तक दौड़ती चली गई। मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन मैं रुकी नहीं। वहाँ एक बूढ़ा चाय की दुकान पर बैठा था। उसने मुझे देखकर पूछा, बेटी, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? उसकी आवाज़ में चिंता थी। हांफते हुए उसे मैंने सारी बातें बताई। हॉस्टल, वार्डन, आवाज़ें और वो भयानक कमरा। वो चुपचाप सुनता रहा। उसका चेहरा जैसे पीला पड़ गया। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटी, तू किस हॉस्टल की बात कर रही है? वो हॉस्टल तो 20 साल पहले बंद हो चुका है। उस वार्डन का नाम था हरिया। अरे एक शैतान था वो, शैतान। वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और पहले वो उन्हें झूठे वादों से लुभाता था, नौकरी और पढ़ाई का लालच देता था, और फिर उन्हें उस हॉस्टल में ले जाता था जहां वो उनके साथ हर तरह की ज्यादती करता था। वो उन्हें तहखाने में बंद करता, भूखा प्यासा रखता, और जब वो उसका विरोध करती तो वो उन्हें मार डालता। गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला। लेकिन उसकी आत्मा, लोग कहते हैं कि वो अभी भी वहां भटकती है। वो अपनी अगली शिकार की तलाश में वहां भटकती है। उस हॉस्टल को वीरान छोड़ दिया गया है। कोई वहां आता जाता नहीं। तभी मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वार्डन जिससे मैं मिली, जिसने मुझे कमरा नंबर 9 में रुकने को कहा, वो इंसान नहीं था, वो एक भूत था। उस रात के बाद मैंने उस गांव की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी जब मैं रात को आंखें बंद करती हूँ तो वो आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं। वो इस सिसकने की आवाज़ें, फुसफुसाने वाली आवाज़ें। और मेरे सामने उन लड़कियों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। उनके चेहरों का डर, उनकी खरोचती उंगलियां और वो खाली खोपड़ियां। मैं सोचती हूँ, क्या वो आत्माएं कभी मुक्त होंगी, या मैं कभी उस कमरा नंबर 9 के साए से छुटकारा पा सकूंगी। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो
तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।